गाइस एचसीवी चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लेट a1 a2 a3 a4 a6 a1 बी रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है सर कि उसके सारे साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां पर एक छोटे से बॉक्स में रफ करके लिख लो कि ऑल साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, फिर उसके बाद जो है इसकी दूसरी चीज कि ये सारे एंगल्स जो हैं, हर दो साइड्स कंसेक्यूटिव साइड्स के एंगल जो होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 120 डिग्री। ठीक, अब देखो लेट a1 a2 a6 बी रेगुलर हेक्सागन, मतलब पूरी काउंटिंग कर लेना। ठीक, आपके पास ऐसा कुछ गिवन है, नेमिंग कहां से शुरू किया है, यहां से। दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, a5, a6। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। राइट द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। देखो क्या कह रहा है कि इस रेगुलर हेक्सागन का हर साइड जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके x कंपोनेंट को हमें लिखना है। तो इस तरीके से वेक्टर आपको गिवन है ना फिगर में, और कह रहा है कि हर साइड जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और इसका मुझे x कंपोनेंट लिखना है। तो डियर हर वेक्टर का नेम कर देते हैं। दिस वन इज p, दिस वन इज q, दिस वन इज r, दिस वन इज s, दिस वन इज t, दिस वन इज p q r s t u, है ना, u वेक्टर। अब मुझे इसका x कंपोनेंट लिखना है। देखो डियर, मैंने कंपोनेंट लिखने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था सर कि कोई भी डायरेक्शन हम अगर चूज कर लें, है ना, तो इस डायरेक्शन से मेरा ये गिवन वेक्टर है, दिस वन इज वेक्टर ए इज गिवन। तो इस गिवन डायरेक्शन से वेक्टर ए जो है जितना एंगल बनाता है वो, और ये इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें पता हो तो मुझे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर एंगल मेजर करते हैं। कहां से सर, जिस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट निकालना है वहां से गिवन वेक्टर का क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो यहां से एंगल मेजर हमने कितना किया, लेट अस सपोज दिस वन इज थीटा। तो दिस वन इज थीटा। तो जब हमें थीटा पता चल गया तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे। दिस वन इज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, मान लेते हैं ये बीबी है ना, तो ए अलोंग बीबी, दिस वन। समझ में आई बात। तो अब देखो इसमें आपको इस तरीके से गिवन है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ठीक, ये आपको गिवन है। अब मुझे इस वेक्टर का x कंपोनेंट निकालना है, p वेक्टर का। तो देखो p वेक्टर जो है वो अलोंग x एक्सिस ही डायरेक्टेड है। x एक्सिस का भी डायरेक्शन ये और p पॉजिटिव x एक्सिस का डायरेक्शन ये, और p वेक्टर भी इधर ही। तो दोनों के बीच की एंगल कितनी होती है सर, 0 डिग्री। तो p1 का जो x कंपोनेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p कॉस ऑफ 0। अब देखो ये वाली एंगल जो है कितनी है, 120, और एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन कितनी एंगल बनाती है सर, दिस वन 180 डिग्री। तो ये वाली अल्टीमेटली एंगल कितनी होगी, 60 डिग्री। ठीक, अब देखो मुझे इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि x डायरेक्शन से पहले q वेक्टर का एंगल मेजर करूंगा। तो सर दिस वन इज 60, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q और कॉस ऑफ 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन यहां, दिस वन इज द वेक्टर, है ना, अपना r वेक्टर का मुझे अगर कंपोनेंट निकालना है तो मुझे r वेक्टर का ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन। अगर आपको r वेक्टर का x कंपोनेंट चाहिए तब, तो देखो ये एंगल 60 है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 हो जाएगा, है ना। और देखो ये एंगल 120 है तो ये वाली एंगल जो है 180 डिग्री होगी, तो अल्टीमेटली ये एंगल भी कितनी होगी, 60 डिग्री। तो तुम यहां से जब काउंट करोगे तो पॉजिटिव x एक्सिस से इसका डायरेक्शन वेक्टर r का तो 120 होगा, है ना। और 120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं सर, 2 पाई बाई 3, है ना, करके चेक कर लेना। 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 60, 60 इंटू 2, है ना, वो तुमको 120 आएगा।
तो मुझे अगर r वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है x में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r लिख लिया, एंगल मेजर कर लिया, कितना किया सर, दिस इज 2π/3 और हम cos लगा दिए, ठीक। अब उसके बाद जो है s वेक्टर आता है। देखो s वेक्टर जो है x एक्सिस का जस्ट अपोजिट है, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं s cos ऑफ दिस वन इज पाई को हम लोग 3π/3 लिख रहे हैं। देखो यहां से ऑर्डर देखो, π/3 2π/3, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होना चाहिए, 3π/3 होना चाहिए। प्लस देखो यहां पे ध्यान दो, ये वाला डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है 180 और ये कितना है 120, तो ये एंगल कितना होगा सर 60। तो ये यहां तक कितना है 180, और मुझे अगर t वेक्टर का मतलब मुझे वेक्टर t का मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो इस एक्सिस से हम कितना घूम रहे हैं सर, तो दिस वन इज 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 कितना होता है सर 240, है ना दिस वन। और 240 की वैल्यू हम कितना जानते हैं सर, दिस इज 4π/3। आप करके चेक कर लेना, ये 4π/3 ही आएगी, ठीक। तो यहां से मुझे t वेक्टर का अगर मुझे x कंपोनेंट लिखना है, तो वेक्टर t का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 4π/3 दिस वन। अब देखो अगर हमें u वेक्टर की एंगल निकालनी है, u वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, अलोंग x कंपोनेंट निकालना है, तो मुझे u वेक्टर का x एक्सिस से मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी हमने देखा कि t वेक्टर का यहां से देखो ये वाली एंगल जो है 240 डिग्री है ना, और u वेक्टर जो है इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसमें ये ऐड करके। तो देखो ये एंगल कितनी है 120 और ये एंगल कितनी होनी चाहिए 180 माइनस 120, स्ट्रेट लाइन है ना, इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, तो सर 180 बनाएगी। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 मिलेगा। तो ये वाली एंगल जो है एक्स एक्सिस से अगर मुझे ये एंगल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 240 प्लस 60 है ना, दिस इज 300, और 300 को हम लोग कितना लिख सकते हैं सर 5π/3। तो u का x कंपोनेंट कितना होना चाहिए सर, u का x कंपोनेंट u cos ऑफ 5π/3। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि सर यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर इज 0 टू प्रूव दैट cos ऑफ 0, cos ऑफ π/3, cos ऑफ 2π/3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। पॉलीगन लॉ से हम जानते हैं कि सर हमको डिफरेंट वेक्टर्स गिवन है ना, डिफरेंट वेक्टर्स गिवन है। जैसे मान लो a ऐसा है, b इधर है ऐसा काइंड ऑफ, तो इनकी समेशन जो है क्या करते हैं, पहले वेक्टर की हेड पर, a वेक्टर की हेड पर b वेक्टर की टेल को रखते हैं, है ना डियर, ठीक। और अगर मान लो लेटर सपोज कोई और तीसरा वेक्टर भी है ऐसा, दिस वन इज c वेक्टर, तो c वेक्टर की टेल को b वेक्टर की हेड पे रखते हैं। तो अब पहले वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर की हेड को अगर हम मिला दें, तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। देखो यहां पे एक चीज ध्यान से देखना कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो इन सारे वेक्टर्स के ऑर्डर का समेशन है। मतलब आप जो है ऐसे जा रहे थे और रिजल्टेंट जो है जस्ट उल्टा हो रहा है, समझ में आई बात। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि वेक्टर a इस तरीके से, वेक्टर b इस तरीके से, है ना, और वेक्टर c जो है वो ऐसा रहता, है ना, तो ये आपका पहला वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर, और ये आपका क्या है तीसरा वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर की हेड और पहले वेक्टर की टेल अगर कोइंसाइड कर जाए, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही एक फैक्ट है। तो आपका जो गिवन रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ये सारे साइड्स क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को अगर तुम फर्स्ट वेक्टर एज्यूम कर लो, जैसे मान लो मैंने p को वेक्टर फर्स्ट एज्यूम किया, तो पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे की टेल, दूसरे की हेड पर ऐसे एंड सो ऑन, और फाइनल वेक्टर आपका u है, तो u की हेड जो है p की टेल पे आ रही है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये सारे वेक्टर्स का समेशन रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। और यही फैक्ट हम कहां से उठा रहे हैं सर, इस जगह से उठा रहे हैं। तो यही कह रहा है कि यूजिंग द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर इज 0, कहां से, पॉलीगन लॉ से। हम जानते हैं पॉलीगन लॉ से कि ये वेक्टर के हेक्सागन्स की, ये सारे वेक्टर्स के समेशन की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो सर अगर रिजल्टेंट की वैल्यू इटसेल्फ 0 हो जाए, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट दोनों क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जो है ये सारे वेक्टर का क्या होता है, x कंपोनेंट होता है, समेशन होता है। तो आपका ये जो वैल्यू हमने निकाला है ये किसकी है सर, ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, rx की वैल्यू है। तो ये rx की वैल्यू
क्या होनी चाहिए, 0। कहां से सर, इस फैक्ट से, है ना, क्योंकि हमने पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल किया है। अब देखो आपका ये भी कह रहा है कि सर वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, और ये रेगुलर हेक्सागन है, हम जानते हैं कि सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C मैग्नीट्यूड ऑफ RST एंड मैग्नीट्यूड ऑफ U, ये सारे के सारे बराबर होंगे। इसको हम मान लेते हैं B। तो यहां से देखो इसकी जगह पे हम B कॉमन ले लें, सबकी जगह पे हम B पुट करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0, cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3, cos ऑफ 3 पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 3। ठीक, ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। अब हमने आपको एक चीज एलिमेंट्री क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, है ना, होगा कि किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो आइदर 1 0, आइदर B 0 और बोथ ऑफ देम 0। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ B जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है सर, डन। तो आप क्या करेंगे सर कि इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि cos ऑफ 0, cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3, ये सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो आपका क्या है, वो प्रूव हो जाता है ना। cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3, है ना, cos ऑफ 3 पाई बाई 3, cos ऑफ 4 पाई बाई 3, cos ऑफ 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट में आपसे क्या कह रहा है सर कि यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। आपको इन वैल्यूज की, आपको ये कोसाइन की जो वैल्यू है, ये सारी cos 0, cos 2 पाई, इनकी वैल्यूज को पुट करना है और आपको वेरीफाई करना है। देखो cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है डियर, 1, और cos 3 पाई बाई 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा, -1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो cos ऑफ पाई बाई 3 ये आपका कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60, cos ऑफ पाई बाई 3 कितना होगा, cos ऑफ 60, और 180 प्लस 60 यानी कि इसकी वैल्यू देखो 240 वाले की, ये आपकी क्या हो जाएगी, 4 पाई बाई 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, cos पाई बाई 3 और cos 4 पाई बाई 3। और सिमिलरली ये cos 60 होगा, ये माइनस cos 60 होगा, मतलब cos ऑफ 240 को हम लोग cos ऑफ 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, है ना, cos 240 की वैल्यू निकालने के लिए, और 180 प्लस 60 जो होता है माइनस ऑफ cos ऑफ 60 होता है ना। तो इस तरीके से हमारा cos ऑफ पाई बाई 3 और cos ऑफ 4 पाई बाई 3 दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। और सिमिलरली cos ऑफ 2 पाई बाई 3 और cos 5 पाई बाई 3 की वैल्यू जो है आपस में कैंसिल हो जाएगी। cos 120 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री कर लीजिए, और फिर इसको भी जो है क्या कहते हैं, 500 को भी क्या कर सकते हैं, 270 प्लस 30 कर लीजिए, तो एक प्लस साइन थीटा आएगा और एक माइनस साइन थीटा आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है सारी की सारी कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लीजिए।